तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले एक ऐसा खतरनाक वायरस फैला जिसकी वजह से सैकड़ों लोग ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो गए। ज़ॉम्बीज़ जिंदा सर्वाइवर्स को भी काट के ज़ॉम्बीज़ बनाते ही जा रहे थे और अगर उन्हें ना रोका जाता तो ये पृथ्वी एक ज़ॉम्बी लैंड बन जाती। लेकिन कुछ सालों के बाद सर्वाइवर्स ने भी अपना पलटवार किया। जहाँ भी ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते आर्मी वाले वो पूरे एरिया को ही उड़ा देते और ऐसे ही कई सालों तक ज़ॉम्बीज़ और सर्वाइवर्स के बीच में जंग छिड़ी रही। एट द एंड हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर से सारे ही ज़ॉम्बीज़ को साफ कर दिया गया। लेकिन इसी जंग में इस पृथ्वी पे लगभग 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मौजूदा समय में ज़ॉम्बीज़ इस पृथ्वी से तो साफ ही हो चुके हैं, लेकिन ये सिवाय एक आइलैंड के जिसका नाम होता है द रिजॉर्ट। इसे एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है जिसने के ज़ॉम्बीज़ को ही मोनेटाइज कर दिया। यानी कि बाहर से ये लोग लोगों को बुलाते हैं ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए और अमीर लोगों के लिए ये तो एक एडवेंचर होता है। वो ज़ॉम्बीज़ को मारना और एडवेंचर करने के लिए इस कंपनी को लाखों रुपए देते हैं और इसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी सारे पैसे छाप रही होती है। हम देखते हैं कि ये रिजॉर्ट नाम के आइलैंड और ये पूरी ही प्राइवेट कंपनी की ओनर होती है वैलेरी विंटन, जिसे कि हर गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद जितना भी सारा खर्चा हुआ ना वो इसी ने उठाया था। और तो और ये भी कहती है कि रिजॉर्ट से इसको जितना भी अर्निंग्स होता है ना ये अपनी ही एक चैरिटेबल ट्रस्ट होप फॉर यू में डोनेट कर देती है। और उसकी ये ट्रस्ट का काम सिर्फ इतना है कि इस एपोकलिप्स के द्वारा जो भी लोग अपनी फैमिली से दूर हो चुके हैं ना ये उनको सर्वाइवल और खाना प्रोवाइड कराएगी। और सिर्फ इतना समझ लो कि आज के समय में वैलेरी एक काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल और प्रभावशाली लीडर होती है क्योंकि उसने दुनिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की होती है। इसके बाद हमें लुइस और मेलेनी नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही ये रिजॉर्ट नाम के आइलैंड पे ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने जाने वाले थे। दरअसल एपोकैलिप्स के समय मेलेनी के पिता भी एक ज़ॉम्बी बन गए थे और वो मेलेनी पे ही हमला करने वाले थे। इस चीज़ की वजह से मेलेनी के दिमाग में आज तक वो ट्रॉमा बैठा हुआ है। लुइस का ऐसा कहना था कि अगर तुम रिजॉर्ट पे आके कुछ ज़ॉम्बीज़ को हंट करोगी तो शायद तुम अपने ट्रॉमा को पीछे छोड़ सकती हो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो लोग फ्लाइट लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आइलैंड पे हमें इनके ग्रुप वालों से भी मिलाया जाता है जहाँ पे दो गेमर लड़के होते हैं जैक और एल्फी। एपोकलिप्स के समय दोनों ही बच्चे होते हैं इसीलिए इनको जिंदा ज़ॉम्बीज़ को मारने का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, इसीलिए दोनों यहाँ पे आए थे। फिर हम लोग देखते हैं सैडी नाम की एक मिस्टीरियस लड़की को जिसके बारे में किसी को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे मेंबर को जिसका नाम होता है आर्चर, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर होता है और इसको ज़ॉम्बीज़ को मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बस ये इसीलिए यहाँ पे आ गया था। शाम को ये सभी लोग एक जगह पे डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे रिजॉर्ट की ओनर वैलेरी आके सभी को एक स्पीच देती है कि कैसे आप लोग यहाँ पे अपनी सारी ही फैंटेसीज को पूरी कर सकते हो और अगर आपको किसी भी ज़ॉम्बी से बदला लेना है और अपने डर को मिटाना है तो आप वो भी ज़ॉम्बीज़ को मार के कर ही सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन वो सैडी नाम की मिस्टीरियस लड़की वहाँ के कंट्रोल रूम में घुस जाती है और पता नहीं कैसे वो अपना एक पेन ड्राइव लगा के वहाँ की सारी ही सिस्टम को हैक करने की कोशिश करती है और वहाँ का सारा ही डेटा भी कॉपी कर लेती है। लेकिन वो कंट्रोल रूम से बाहर आ रही होती है ना तभी उसको ये एक्स आर्मी ऑफिसर आर्चर आता हुआ बाहर देख लेता है। आर्चर ये चीज़ पे ध्यान नहीं देता। फिर दूसरी सुबह हम लोग देखते हैं कि इनका पूरा ही ग्रुप ज़ॉम्बी हंटिंग पे निकल जाता है जहाँ पे इनके ग्रुप को गाइड करेगा टॉम नाम का ये इंसान। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं इन लोगों के यहाँ से जाने पर ही रिजॉर्ट का जितना भी सिस्टम था ना जहाँ पे पूरे ही ये सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था उसने माल फंक्शन करना शुरू कर दिया और कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैलेरी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि ग्रुप यहाँ पे ग्राउंड तक पहुँच चुका है जहाँ पे देखते हैं कि सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ पूरे ही ग्राउंड पे फैले हुए थे और ग्रुप गाइड टॉम सभी को कहने लगता है कि आप लोगों को यहाँ से जितने भी ज़ॉम्बीज़ को मारना है आप लोग मार सकते हो। हमारी चारों ही तरफ इलेक्ट्रिकल फेंसेस लगे हैं इसीलिए ज़ॉम्बीज़ हम तक नहीं आ सकते, लेकिन फेंसेस से बाहर जाने की कोशिश मत करना। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही गेमर्स लड़के बड़ी ही आराम से ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। उनको देख के लुइस भी एक ज़ॉम्बी पे निशाना लगाता है और उसको मार देता है। ज़ॉम्बी मारने के बाद लुइस मेलेनी को भी गन देता है। मेलेनी के दिमाग में अभी तक अपना पिता बैठा हुआ था। वो ज़ॉम्बीज़ पे निशाना तो लगाती है लेकिन उसको मार नहीं पाती। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आर्चर को। आर्चर तो ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल था। उसका एक भी निशाना नहीं चूक रहा था, वो हर एक ज़ॉम्बी को हेडशॉट मार रहा था। उसकी ये एबिलिटी को देख के पूरा ही ग्रुप चौंक चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाम का
समय होने वाला होता है, इसीलिए उनका ग्रुप का जो गाइड था ना उन सभी को कैंप के पास लेके आता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल रूम में वैलेरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो सबको बताने लगती है कि अगर सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो हम लोग ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि इंजीनियर्स ने भी कुछ देर के बाद फिगर आउट कर लिया कि हमारे सिस्टम में किसी ने वायरस छोड़ दिया है, और इसकी वजह से फेंसेस के अंदर भी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी थी ना वो सब कुछ बंद हो चुकी है। अगर फेंसेस टप के ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक पहुँच आए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये सुन के वैलेरी और भी ज़्यादा डर रही थी कि हम लोग बाहर देखते हैं कि रिजॉर्ट तक ज़ॉम्बीज़ पहुँच आए हैं, और वो लोग घाट को और बाकी सारे लोगों को भी काट काट कर ज़ॉम्बीज़ बना रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कुछ ही समय में वहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं, जितने भी लोग आए हुए थे एडवेंचर करने के लिए, वो सब अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, और कुछ ही समय में कंट्रोल रूम तक भी ज़ॉम्बीज़ घुस आए। वैलेरी उन सबको देख ही रही होती है। ज़ॉम्बीज़ वैलेरी तक पहुँचते इससे पहले वो भागकर अपनी ऑफिस में खुद को लॉक कर लेती है। उसका एक एम्प्लॉय भी उससे मदद मांगने के लिए चिल्लाता है कि मुझे अंदर ले लो, लेकिन वैलेरी डर के दरवाज़ा नहीं खोलती, इसीलिए वो भी बेचारा मारा जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सिस्टम के फेलियर की वजह से ऑटोमेटिक ही डेंजर प्रोटोकॉल शुरू हो गया था। इसका मतलब कि कुछ ही घंटों के अंदर ये पूरे ही आइलैंड को गवर्नमेंट बॉम्बिंग करके उड़ा देगी। दरअसल ये प्रोटोकॉल पहले ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स के बाद ही बना लिया गया था कि अगर आप लोग नाकाम हुए ये ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल होने में तो ये पूरे आइलैंड को उड़ाना पड़ेगा, वरना ज़ॉम्बीज़ वापस दुनिया में आ सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये पूरी ही सिचुएशन से अनजान मेलेनी सैडी को पूछने लगती है कि तुम ये रिजॉर्ट नाम के आइलैंड पे अकेली क्यों आ गई इतनी देर में। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों ही लड़कियों की तरफ एक ज़ॉम्बी आने लगता है। उन दोनों के पास गन तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वो लोग गन से गोली चला के उसको मार सके। ज़ॉम्बीज़ काफ़ी पास आ गया था, लेकिन उतने में आर्चर गन से गोली मार के उसको मार देता है। तुरंत ही वहाँ पे टॉम पहुँचाता है। टॉम कहने लगता है कि ज़ॉम्बीज़ हम तक पहुँच कैसे गए, उनका यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रिकल फेंसेस को टप कर यहाँ पे आए कैसे। तभी टॉम समझ जाता है कि इलेक्ट्रिकल फेंसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए वो तुरंत हेडलाइट को घुमा के देखता है। काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि आर्चर ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। कंट्रोल रूम से उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। आखिर इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि रिजॉर्ट पे ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं और वहाँ पे अब बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। सैडी और मेलेनी भी बच के टेंट के पीछे चली जाती है, लेकिन वहाँ पे भी उन पे एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो जैसे तैसे करके उससे बच जाती हैं, और हम लोग देखते हैं कि इनके पूरा ही ग्रुप गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है ज़ॉम्बी से बचने के लिए। लेकिन वो एल्फी नाम का लड़का गाड़ी पे चढ़ पाता उससे पहले उसके हाथ पे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसी की वजह से जैक नाम का उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते थे। और हम लोग देखते हैं कि पूरी रात वो लोग वहीं पे गुजार लेते हैं, और कई सारे ज़ॉम्बीज़ को तो आर्चर ने मार भी दिया था। लेकिन टॉम सुबह होने के बाद इन सबको कहता है कि यह ज़रूर सिस्टम के फेलियर की वजह से ही हुआ होगा, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक पहुँचा है, वरना फेंसेस को टप पाना तो नामुमकिन है। और तो और वो सबको ये भी कहने लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि हमारी गाड़ी शुरू नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम लोग पानी तक भी नहीं पहुँच सकते, और तो और हम लोग कंट्रोल रूम तक तो जा ही नहीं सकते। वहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ और भी ज़्यादा जल्दी पहुँच गए होंगे, और वहाँ पे तो अब नामुमकिन है कि कोई ज़िंदा बचा भी होगा। और अब ये सिचुएशन को देखते हुए टॉम और आर्चर एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग वो आइलैंड का मैप निकालते हैं और वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं, और सोचते हैं कि यहीं से हम पैदल जाएंगे पहले तो कंट्रोल रूम तक, और वहाँ से हमें कोई गाड़ी मिल गई तो हम पानी तक पहुँच के बच सकते हैं, वरना तो यहाँ पे बॉम्ब गिरा तो सबके सब मारे जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग पैदल आगे बढ़ने भी लगते हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी उन पे हमला भी कर देते हैं, लेकिन वो लोग उसे मार देते हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि टॉम को पता चलता है कि ये तो उसी के जैसा कोई व्यक्ति है जो कि ज़ॉम्बी बन गया। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके रिजॉर्ट तक पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि काफ़ी तबाही मच चुकी थी। अंदर घुसते समय उनको पता चलता है कि काफ़ी सारे गेस्ट भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। वहीं से एक गेस्ट पीछे से छुप के आता है और टॉम को भी काट लेता है। टॉम को ज़ॉम्बी बना देख पहले तो ये लोग निराश होते हैं, लेकिन लुइस उसको भी सर में गोली मार के ख़त्म कर देता है। ये देख के मेलेनी भी चौंक जाती है कि मेरा पति किसी को कैसे मार सकता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ वाली सिचुएशन ही ऐसी होती है, डू और डाई वाली, या तो खुद को बचाओ या तो खुद को मारो। खैर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरा ही ग्रुप वहाँ कंट्रोल रूम तक तो पहुँच आया था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आर्चर सैडी को कहने लगता है कि सारी ही सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हें भी यहीं मार
मार दूंगा। ग्रुप वाले कहने लगते हैं आर्चर को कि भाई ऐसे कैसे बात कर रहा है लड़की से। आर्चर सबको कहने लगता है कि कल रात को मैंने सैडी को कंट्रोल रूम से बाहर आते हुए देखा और उसी के बाद से ये पूरा सिस्टम फेलियर हो गया। और इसके बाद सारी ही सच्चाई सामने आती है और सैडी सबको बताती है कि मैं एक एक्टिविस्ट ग्रुप की मेंबर्स हूँ, जिसका ये मानना है कि वैलेरी ने यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज़ को रखा है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये करने की वजह से वापस से ये दुनिया में कभी ना कभी ज़ॉम्बी वायरस फैल ही जाएगा। इसीलिए मुझे तो सिर्फ इतना कहा गया था कि तुम्हें सिस्टम का पूरा ही जितना भी डेटा है उसे कॉपी करना है। मैं तो अनजान थी कि वो कॉपी करने के चक्कर में पूरा ही सिस्टम फेल हो जाएगा और मेरी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी। अब सैडी के हिसाब से तो वो बेगुनाह थी, क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ कॉपी करना चाहती थी। उसको क्या पता था कि इसके अंदर वायरस होगा और इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी बाकी सारे मेंबर्स और लुइस उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई, और वो लोग उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मेलेनी उसको पीछे नहीं छोड़ती, वो अभी भी उसको कहती है कि तुम हमारे साथ आओ, हम लोग आगे जाते हैं वरना हम भी यहीं पे खत्म हो जाएंगे। आर्चर सभी को कहने लगता है कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टनल है जिसकी वजह से हम जल्दी मेन बेस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आगे जाने पे उनको कई सारे ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका ग्रुप दो ग्रुप्स में बढ़ जाता है, जहाँ पे एक तरफ होते हैं आर्चर, लुइस और मेलेनी और दूसरी तरफ सैडी और वो गेमर बच्चा जैक हो जाते हैं। अब आर्चर वाला ग्रुप तो बड़ी आराम से वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सैडी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है जैक को बचाने के चक्कर में। सैडी को ये सब करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, इसीलिए वो जैक को तो वहाँ से बचवा देती है, लेकिन खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि जैक भी उन लोगों के साथ पहुंच ही जाता है अंडरग्राउंड टनल तक। ये चारों जैसे ही टनल के अंदर घुसते हैं इनको कुछ ना कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोहे के रॉड्स लगे हुए थे। बाद में पता चलता है कि यहाँ तो कुछ जेल जैसा बना हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। फिर इनको पता चलता है कि इसके अंदर तो ज़ॉम्बीज़ को रखा जा रहा है, और वहीं से एक ज़ॉम्बी उन पे हमला भी कर देता है और वो जैक को काट भी लेता है। पहले तो आर्चर वो ज़ॉम्बी को मारता है, फिर ना चाहते हुए भी उन लोगों को जैक को मारना ही पड़ता है, वरना वो वापस से उन लोगों पे ही हमला कर देता। इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई हो रहा था, इसलिए वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 3 ही सर्वाइवर्स बचे हैं। तीनों वहाँ से बच के पहुँचते हैं मेन बेस तक। वहीं पे उनको दिखाई देता है होप फॉर यू चैरिटेबल ट्रस्ट का रेफ्यूजी कैंप। ये वही वाला ट्रस्ट है, जैसा कि वैलेरी बताती है, मैं अपना सारा ही अर्निंग्स इसको डोनेट कर देती हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और ये सब चीज़ें देख के मेलेनी को सारा ही सच पता लगने लगता है। और यहीं पे इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि कैसे सीईओ वैलेरी सारे ही रेफ्यूजी कैंप वाले लोगों को यहाँ पे लेके आती है और उनको ज़ॉम्बी बना देती है और उन्हीं को मार के यहाँ पे पैसे कमाती है उनसे। उनको मार डाल के और ज़ॉम्बी बना के पहले तो उसका मुंह जला देती है ताकि किसी को भी हम लोग पहचान ना पाए, और उन्हीं लोगों को यहाँ पे छोड़ देती है ताकि उनको शूटिंग और हंटिंग करवा के उनसे ही पैसे कमा सके। अब वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते कि इतने में वो पूरे ही रेफ्यूजी कैंप में भी जितने ज़ॉम्बीज़ थे ना उन लोगों पे हमला करने लगते हैं। इसके बाद तीनों ही अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं और एक रूम में छुप जाते हैं, जहाँ पे रूम का दरवाज़ा पकड़ना पड़ता है। आर्चर रूम का दरवाज़ा पकड़ता है, तब तक हम लोग देखते हैं कि लुइस दोनों को ही धोखा देख के वहाँ से ऊपर चला जाता है। आर्चर मेलेनी को कहने लगता है कि तुम भी चली जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। पहले तो मेलेनी नहीं जा रही होती, लेकिन बाद में चली ही जाती है। अब आर्चर दरवाज़ा छोड़ के ऊपर तो चढ़ नहीं पाता, इसीलिए वो दरवाज़ा खोलता है और उनको ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते उनके बीच में घुस जाता है। और हम लोग ऊपर देखते हैं कि लुइस और मेलेनी दोनों ही बच चुके हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ऊपर आने की वजह से लुइस को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया। और मेलेनी वापस से गन निकाल लेती है और लुइस के ऊपर पॉइंट आउट कर देती है। लेकिन मेलेनी को पता था कि वो गन तो चला नहीं पाएगी, और उसको ये भी पता था कि लुइस उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले उसको गन दे देती है और वो वहाँ से चली भी जाती है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद लुइस अपने आप को खुद ही मार लेता है। अब ये घटना के बाद तो मेलेनी का एकदम ही दिल टूट चुका था और वहाँ से चली जाती है सीधा ही कंट्रोल रूम में कि कोई मदद मिल जाए। लेकिन वहाँ पे उसको दिखाई देती है वैलेरी, जिसका हाथ है ये सब के पीछे। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और सच बता देती है कि कैसे तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई और वो ज़ॉम्बीज़ बन गए और तुम बाहर की दुनिया में तो मसीहा बनी बैठी हो। अब ये सब सुन के वैलेरी भी समझ जाती है कि अगर ये यहाँ से बच के चली गई तो मेरा तो नामो निशान मिट जाएगा, इसीलिए वो उसको मार पाती उससे पहले रूम में ज़ॉम्बीज़ घुस आते हैं और वो वैलेरी को काट काट के वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मेलेनी इमरजेंसी एग्जिट से वहाँ से बाहर भागी जाती है और
और वो तुरंत ही पानी की तरफ भागने लगती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे भी काफी सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे और हम लोग सामने से देखते हैं कि काफी सारे प्लेन्स आ रहे होते हैं क्योंकि बॉम्बिंग का समय हो गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बॉम्ब्स गिरते और पूरे आइलैंड को ख़त्म करते उसी के थोड़े समय पहले मेलेनी कूद जाती है पानी में और अपनी जान बचा लेती है। और कुछ ही समय पे वहाँ पे रेफ्यूजी हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं सर्वाइवर्स की मदद करने के लिए। ऐसे ही समय बीतता और पूरे 3 हफ्ते हो जाते हैं घटना को। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आर्चर अब तक मरा नहीं और पता नहीं कैसे मिस्टीरियसली वो ज़ॉम्बीज के बीच में जाने के बाद भी जिंदा बच गया। और आर्चर टीवी पे देखता है कि मेलेनी ने वैलेरी की सारी ही पोल खोल दी कि वो कैसे मासूम लोगों को मार के ज़ॉम्बीज बना के उनसे पैसे कमा रही थी। और ये सब करके उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और ऐसे ही ये मूवी एक स्वीट एंड लवली एंडिंग की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन वापस से टीवी पे न्यूज़ आने लगती है कि द रिजॉर्ट आइलैंड पे जितनी भी बॉम्बिंग हुई थी ना, उसमें काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज बच भी गए और वो पानी के रास्ते होते हुए वापस से दुनिया की तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और अगर ऐसे ही ज़ॉम्बीज मूवीज और भी देखनी है तो प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।